हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट की। आप सभी लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू प्रैक्टिस की, तो आज का सेशन वही है। हम एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर जिस किसी ने भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने मैंने वीडियो अवेलेबल आपको कराए हैं उसको यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे मेरे आंसर बताने से पहले आप उस आंसर को सही कर लेंगे। आप इस तरीके से इसको मान के चलिए आपकी ये प्रैक्टिस है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चूँकि अलग है हर एक सब्जेक्ट से, क्योंकि ये हमेशा देखने को नहीं मिलता, तो इस वजह से भी आप लोग के लिए एक यूनिक चीज़ है ये कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में यदि क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे बनेंगे। तो हम उसी से संबंधित आपको एमसीक्यू कराने वाले हैं। मैंने आपको कल ही बोला था कि एमसीक्यू के लिए कहीं भी बुक में तो है नहीं मटेरियल, लेकिन जो आपके एमसीक्यू बनाए जाएंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे कि वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिले। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने बनाई हैं और आपके जो एमसीक्यू है अभी आप सॉल्व करेंगे तो आप लोग सभी लोग जितने लोग भी ये वीडियो चाहे जब देखें, अभी देख रहे हो या जब भी आप देखें, तो जितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं देखिए आप खुद से कितने क्वेश्चन जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के कर पा रहे हैं। अगर आपने क्लास देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और किसी में अगर डाउट रह जाता है, जैसे आपको जो क्वेश्चन मैं कराऊं, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर और प्रॉब्लम अपनी बता दीजिएगा। आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू या तो कमेंट सेक्शन में ही अगर हो पाएगा आपका आंसर तो वहीं आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। और इसके जो है आपके पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर देंगे, जैसा कि हर एक आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर ही मिलती है। तुरंत ही आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलता है, एक दिन बाद या तो कुछ घंटों के बाद आपको टेलीग्राम पर चीज़ें मिल जाती हैं। आइए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में। एमटीएस के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही है, बाकी आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और अदर पोस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का औपचारिक रूप से उद्घाटन किस वायसराय के समय में किया गया था? आपको आंसर बताना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का औपचारिक रूप से उद्घाटन किस वायसराय के समय किया गया था। ऑप्शन सुनिएगा, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डफरिन, विलियम बेंटिंग या कैनिंग के समय में हुआ था। आप अपना आंसर बताएंगे कि क्या होगा। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपको जो पीडीएफ दी जाएगी उसमें आंसर मार्क करके हम देंगे आपको, ठीक है। आगे देखेंगे, यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है? यूजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है आपको बताना है। यूजीसी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जितने भी हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं वहीं से संबद्ध होते हैं और वहीं से इनको अनुदान और हर एक चीज़ मिलती है, इसलिए यूजीसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए बताइए यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है। फर्स्ट है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है आपका दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्या है? मुंबई। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। दिल्ली जो है यूजीसी का मुख्यालय है, ठीक है। और इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में अगर प्रॉब्लम रही होगी तो यहाँ दूर हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलिए, तीसरे प्रश्न को देखते हैं कि क्या है। दिया हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ईवीवी ऐसे लिखा है, इसका मतलब है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली प्रवेश परीक्षा कब हुई थी। आपको बताया गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब पहली बार प्रवेश परीक्षा कराई गई उस समय कौन सा वर्ष था वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1889 या ऑप्शन नंबर बी 1897, ऑप्शन नंबर सी 1888, ऑप्शन नंबर डी 1989। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1889। ध्यान रखिएगा, ये दोनों मैंने जानबूझ के यहाँ आंसर रखा था कि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आपको ऐसा वहाँ भी देखने को मिले। अपने नंबर काउंट करते चलिएगा कितने क्वेश्चन आप खुद से कर पा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपने कितने क्वेश्चन खुद से सही किए हैं। आगे देखेंगे, एयू यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 जो है उसमें कुल कितनी अनुसूची है। जैसे हमने आपको बताया था कि जब हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में भी कुछ हमारी धाराएं होती हैं, कुछ अनुच्छेद हैं, कुछ भाग हैं, तो उसी तरीके से यूनिवर्सिटी एक्ट जो बनाया गया है उसमें भी कई तरीके की अनुसूचियां हैं, धाराएं हैं
और जो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ से क्यों प्रश्न कुछ आ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी एक्ट में बहुत कुछ दिया है, सब कुछ आपको पढ़ना नहीं है, उसके लिए परेशान ही नहीं होना है कि इतना ज़्यादा मैं पढ़ के जाऊँ, क्योंकि वहाँ से हर एक चीज़ नहीं आएगी। जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने खुद दिया है, और अभी 1-2 वीडियो और भी आपको दूंगी उसकी, आपके एग्ज़ाम के पहले तक में। आप एक कहानी की तरह बस उसको सुन लीजिएगा, ताकि अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ। तो समझ पा रहे होंगे आप लोग कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट का सब कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होना है, बाकी सब्जेक्ट पे आप फोकस करिएगा। तो बताइए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट जो 2005 का है उसमें कुल कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है, 42 है, 46 है या 47 है? 12, 42, 46 या 47? राइट आंसर क्या होगा आप बताएंगे? तो फोर्थ का आपका राइट आंसर हो जाएगा 42, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट पास कब हुआ था? देखिए, एक पारित होता है बाद में जैसे, और पारित होना पूछा जाए या पास होना वही है, लेकिन लागू का डेट अलग होता है और पास होने का अलग होता है, किस दिन पारित हुआ। अगर यही क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 कब पारित हुआ या कब पास हुआ था, तो आपको बताना है, बताइएगा। 23 जून 2005, 15 जुलाई 2005, 11 जुलाई 2005 या ऑप्शन नंबर डी 11 जून 2005? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 2005 को जो है यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 जो है पारित किया गया था, यानी पास किया गया था। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष। देखिए, जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, कुछ अभ्यर्थी इसमें है कि जिनको कहते हैं मुझे हिंदी नहीं आती है और आपको जो इंग्लिश में पीडीएफ चाहिए, तो देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इतना टाइम हो पाता तो आपको और वीडियो में खुद दे देती, लेकिन वीडियो ही नहीं आपके क्रिएट हो पाते क्योंकि टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा। तो समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं आपको समझ में नहीं आता होगा। ठीक है, तो आइए देखिएगा, किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष यानी विजिटर कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा कुलाधि सचिव और ऑप्शन नंबर डी है कुलपति। आपको बताना है कि क्या होगा। किसी भी केंद्रीय विद्यालय का केंद्रीय विश्वविद्यालय मैंने क्यों लिखा है, मैंने कहा ना भी आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इसका पहले बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और यहाँ पर किसी भी इसलिए लिखा है कि कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा उसके जो है कुलाध्यक्ष यानी विजिटर जो होंगे राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति तो एक ही है। तो कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, सभी जगह पर राष्ट्रपति ही जो होंगे उस के जो है कुलाध्यक्ष होंगे यानी विजिटर होंगे। समझ पा रहे होंगे आप लोग। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो लोग सिर्फ हिंदी में देखकर पेपर करते हैं, जैसे इंग्लिश और हिंदी मान लीजिए दोनों लैंग्वेज में आया गया, तो आप जो ये पोस्ट के नाम जैसे कुलाध्यक्ष है तो उसको विजिटर भी जानते रहिए, क्योंकि हिंदी में भी कुलाध्यक्ष ना देकर हिंदी में ही यहाँ पर ऐसे विजिटर लिखा रहेगा, जिसको आप इंग्लिश और हिंदी ना कह के इंग्लिश कह देंगे, है ना। तो उस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं, विजिटर लिखा रह सकता है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। वर्तमान समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुख्य कुलाधि सचिव यानी चीफ रेक्टर कौन है? रेक्टर कौन है वर्तमान समय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के? आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपका है आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी संगीता श्रीवास्तव और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ए भी नहीं है, बी और सी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आनंदीबेन पटेल। इस समय ये है क्या? तो वर्तमान समय में ये है राज्यपाल। आपको यहाँ से एक और जानकारी मिली कि जो जिस स्टेट में जो आपकी केंद्रीय यूनिवर्सिटी आएगी उसके जो है मुख्य कुल सचिव वही होंगे जो कि उस राज्य के राज्यपाल होंगे। तो वर्तमान समय में आनंदीबेन पटेल है, तो वही है यहाँ पर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। वर्तमान समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति यानी चांसलर कौन है? कुलाधिपति कौन है? चांसलर को पूछा जा रहा है, आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आशीष कुमार चौहान, ऑप्शन नंबर बी है आशीष गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी है राकेश सिंह, ऑप्शन नंबर डी है रमेश पांडे। आपको राइट आंसर बताना है कि इसका क्या होगा 8वें का, कि वर्तमान समय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो है चांसलर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आशीष कुमार चौहान। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक्ट लागू कब हुआ था? अभी हमने ऊपर पढ़ा था पारित कब हुआ था या पास कब हुआ था। देखिए ये दे रहा है लागू वर्ष पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का लागू वर्ष क्या है। तो ऑप्शन हम सुन लीजिएगा, 14 जुलाई 2005, 12 जुलाई 2005, 14 जून 2005 या 16 जुलाई 2005। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 9th का? तो 14 जुलाई 2005 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, आइए आगे देखिएगा। वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के कुलपति जो है वाइस चांसलर कौन है? वर्तमान समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन है? तो प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी संजीता श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी जो है द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आनंदीबेन पटेल। तो कौन है? 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? आपको धारा बतानी है। 46 है, 44 है, 45 है या 42 है या 56 है। टोटल आपको धारा बतानी है कि कितनी होगी। बताइएगा आप आंसर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। कुलाधिपति, ये जिनको हम चांसलर भी कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो नाम है उसको ऐसे भी जानते रहिए कि कुलाधिपति को चांसलर कहते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ लिखा भी है कई बार। देखेंगे कुलाधिपति जो चांसलर है की नियुक्ति कौन करता है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑप्शन सुन लीजिएगा। पहला कुलाध्यक्ष जिसको हम विजिटर कहेंगे, मुख्य कुलाधि सचिव मतलब चीफ रेक्टर, और ऑप्शन नंबर सी है कुलपति वाइस चांसलर, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों मतलब कुलाध्यक्ष और मुख्य कुलाधि सचिव दोनों लोग मिलके इसको नियुक्त करते हैं। कुलाधिपति को यानी चांसलर की जो नियुक्ति करेगा ये दोनों लोग मिल के करेंगे, या तो सिर्फ कुलाध्यक्ष करेगा या मुख्य कुलाधि सचिव या कुलपति के द्वारा किया जाएगा। आपको सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 12 का राइट आंसर? तो विजिटर राइट आंसर होगा। मतलब कुलाधिपति मतलब चांसलर की जो नियुक्ति है कुलाध्यक्ष करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कुलाध्यक्ष होते कौन है? तो राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान समय में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। आइए आगे देखते हैं। कुलपति मतलब वाइस चांसलर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का है। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों और सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? कल मैंने आपकी जो क्लास ली थी मैंने आपको इसको अच्छे से बताया था कि जो दीक्षांत समारोह होते हैं, सभा क्या होती है, सभा के बारे में बताया था। तो जो नए लोग होंगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन जिन्होंने कल क्लास ली होगी, कल की पढ़ी होगी मतलब वीडियो, उन्हें समझ में आया होगा। तो बताइए आपके विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में समारोह और जो सभा होती है उसके अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कुलाधिपति यानी चांसलर, ऑप्शन नंबर बी है कुलपति वाइस चांसलर, ऑप्शन नंबर सी है कि या तो कुलाधिपति करेंगे या तो कुलपति करेंगे, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कुल सचिव करेंगे। तो राइट आंसर आपको बताना है कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके जो 13 का राइट आंसर हो जाएगा कुलाधिपति होगा। कुलाधिपति राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जब संविधान पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं ना कि अगर राष्ट्रपति नहीं है अगर किसी वजह से तो उनके कार्य को कोई देखेगा कौन? उपराष्ट्रपति। अगर वो भी नहीं है तो फिर उनके कार्य को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देखेंगे। मतलब इस तरीके का क्रम होता है। अगर कोई नहीं है, जैसे आप देखते होंगे कॉलेज स्कूलों में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों हैं। प्रिंसिपल की नहीं होने की उपस्थिति नहीं है अगर उनकी, तो वाइस प्रिंसिपल बाकी कार्यभार संभालते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर कोई दीक्षांत समारोह है, और वर्ष में होता ही है दीक्षांत समारोह, और डिग्रियां जो दी जाती हैं, उपाधियां दी जाती हैं, वो सभी, और सभाओं के जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता तो कुलाधिपति करेगा। लेकिन अगर ये अनुपस्थित है तो कौन करेगा? तो उनके चांसलर के अनुपस्थित होने पे वाइस चांसलर करेगा। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ पा ही रहे होंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पदक्रमानुसार है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी कौन होगा?
आपको बताना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए कुलपति यानी वाइस चांसलर, ऑप्शन नंबर बी प्रतिकुलपति प्रो वाइस चांसलर, ऑप्शन नंबर सी वित्तीय अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी है कुलाधिपति। आपको बताइए कि कौन होंगे विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइस चांसलर यानी कुलपति। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधान कार्यपालक निकाय निम्नलिखित में से कौन सा होता है। प्रधान कार्यपालक निकाय पूछा जा रहा है कि कौन सा होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है कार्य परिषद, ऑप्शन नंबर बी है विद्या परिषद, ऑप्शन सी वित्त परिषद, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका है ए और बी दोनों, मतलब कार्य परिषद और विद्या परिषद दोनों जो है प्रधान कार्यपालक निकाय होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य परिषद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों सही होगा, मैंने कल आपको कार्य परिषद के बारे में भी पढ़ाया था, बताया था कि जो कार्य परिषद होता है वो ऐसा निकाय है कि जितने भी कार्य लिखा है ना प्रधान कार्यपालक, मतलब वर्किंग हेड जिसको कह सकते हैं, सब कुछ वहीं पर होता हो, तो वो कार्य परिषद में ही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है कि वार्षिक रिपोर्ट किसके निर्देशों के अधीन तैयार की जाती है। जिस तरीके से मैंने बताया था कि कुछ बजट होते हैं, आप लोग केंद्र बजट अलग पढ़ते हैं, स्टेट का अलग पढ़ते हैं, उसी तरीके से जो विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ पर भी कुछ बजट तैयार किए जाते हैं, कुछ वार्षिक रिपोर्ट तैयार किए। जरूरी नहीं उसमें बजट की बात हो, लेकिन कुछ वार्षिक रिपोर्ट आते हैं कि कुल मिला के क्या क्या चीज़ें वार्षिक में हुई हैं या आने वाले टाइम में क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसकी रिपोर्ट। तो पूछा जा रहा है कि किसके निर्देशन में ये जो है तैयारियां की जाती हैं या उसको तैयार किया जाता है। तो कोई एक व्यक्ति तो करता नहीं है, मिलके काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन किसका निर्देशन होता है, कौन इंस्ट्रक्शन देता है इन सभी चीज़ों के लिए, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कार्य परिषद, ऑप्शन नंबर बी विद्या परिषद, ऑप्शन नंबर सी संकायाध्यक्ष, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य परिषद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे अब आप लोग। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही है कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे प्रशासन को, जितनी बॉडी मिलके चला रही है उनका कार्य क्या है, किस तरीके से हमारे रूल्स लागू होंगे, किस तरीके से सबकी कंडीशन बनी हुई है, उस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 को करिएगा। लिखा हुआ है किसी भी विश्वविद्यालय का प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा संचालित होता है। आपको बताना है कि जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो किसी भी विश्वविद्यालय का। देखिए यहाँ पर तो हम विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सबके अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। तो वो संचालन को पूछा जा रहा है किसके द्वारा होगा। सुनिएगा, ऑप्शन नंबर 1 कुलपति, ऑप्शन नंबर बी कुलाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे सी होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया है, सी रहेगा, सभा में सम्मिलित सभी सदस्य, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप इसका उत्तर दे पा रहे हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभा में सम्मिलित सभी सदस्य। ऐसा क्यों, क्योंकि सभा क्या होती है, सभा किससे मिलके बनी होती है, उसमें आपके कुलाधिपति, कुलपति, कुलाध्यक्ष, कुल सचिव, कार्यपालिका के कुछ लोग, और संगठक महाविद्यालयों के हेड, और जो फैकल्टीज़ होती है उनके अध्यक्ष, बहुत सारे लोग मतलब कुल मिला के शामिल होते हैं सभा में। मैक्सिमम लोग जो है सभा में शामिल होते हैं। तो सभी को मिलाकर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, किसी एक पर्सन से नहीं चलता। इसलिए आपको ये भले बात और है कि रैंकिंग के हिसाब से देखें कि सबसे ऊपर ये अधिकार किसका है। जैसे आप कहेंगे कुलपति, फिर जो है प्रतिकुलपति, वो रैंकिंग अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ ये पूछा जा रहा है कि जो प्रशासन चलता है किससे चलता है, अकेले चलता है। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन न रहता, ये ऑप्शन न देके कुछ और यहाँ दे दिया जाता, मान लीजिए प्रतिकुलपति, तब आप क्रम के अनुसार, मतलब कौन सबसे बड़ा पद है उससे छोटा, तो आप बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है कुलाध्यक्ष सही हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से कोई प्रश्न आएगा तो आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, सोचना है किस तरीके से होगा। देखिए ये ऑप्शन मैंने खुद से क्रिएट किए हैं, वहाँ पर एग्जामिनर का जो माइंडसेट होता है ऐसा नहीं होगा, वो थोड़ा सा और टिपिकल आपको इस तरीके के ऑप्शन बनाएंगे, तो आप उस तरीके से करिएगा। ठीक है, तो अपने से सोच समझ के आंसर को सही करना है आपको। आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या जो कुलाधिपति होते हैं यानी चांसलर पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे या नहीं होंगे। पुनर्नियुक्ति का मतलब समझिए, एक बार जैसे उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है तो क्या वो दोबारा नियुक्त होंगे। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार तीसरी बार वो फिर से प्रधानमंत्री बने, तो ऐसा है, रूल रेगुलेशन है संविधान में बना हुआ, तो वो बन रहे हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि क्या जो कुलाधिपति होते हैं, चांसलर होते हैं, कहीं पर भी हो, मतलब किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हों, तो क्या वो पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। एक बार अगर कोई बन गया और उसका कार्यकाल समाप्त हो गया तो दोबारा बनेगा या नहीं बनेगा, यही पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं, मतलब पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती उनकी। हाँ का मतलब है कि पुनर्नियुक्ति हो सकती है। तीसरा ऑप्शन है कि उनकी स्वेच्छा पर है कि वो बने या ना बने। ऑप्शन नंबर डी है कि कोई भी नहीं, मतलब ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो कुलाधिपति होते हैं, अगर एक बार वो चांसलर की पोस्ट पर हैं, अगर उनका कार्यकाल पूरा हो गया है तो वो दोबारा इस पद पर नियुक्त नहीं होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 19वें प्रश्न पे आ गए हम। कुलाधिपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कुलाधिपति यानी चांसलर, जो भी आपने पढ़ा, तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी जो है 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष का होता है। कुल मिला के इस दोनों प्रश्नों को यहाँ रखने का उद्देश्य यही था कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि उसको कुलाधिपति बनाया गया है, अगर वो रिटायर हो गया, अगर उसकी पूरी हो गई कार्यकाल, तो वो दोबारा पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आए, पढ़िएगा। कुलाधिपति यानी चांसलर के अनुपस्थिति में समारोहों की अध्यक्षता कौन करता है। ये क्वेश्चन मैंने भी ऊपर आपको समझाया था, उसी को मैंने यहाँ पर रखा है। बताइएगा, जो कुलाधिपति हैं, चांसलर यदि उपस्थित नहीं है और कोई समारोह हो रहा है, दीक्षांत समारोह हो रहा है, तो उसकी अध्यक्षता या सभा की अध्यक्षता फिर कौन करेगा। ऑप्शन नंबर ए प्रतिकुलपति यानी प्रो वाइस चांसलर, ऑप्शन नंबर बी कुलपति चांसलर और संकायाध्यक्ष करेंगे। यहाँ पे देखिए कुलपति, यहाँ चांसलर नहीं रहेगा, ये मिस्टेक है। ठीक है, इनको चांसलर नहीं कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वाइस चांसलर होना चाहिए था। ठीक है, वाइस चांसलर। ठीक, इसको आपको पीडीएफ में मैं करेक्ट करके दे दूंगी। ठीक, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कुलाधिपति की अनुपस्थिति में क्या होगा, समारोह जो हो रहा है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, प्रतिकुलपति, ऑप्शन बी है कुलपति, ऑप्शन सी है संकायाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं करेगा। आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा कुलपति यानी वाइस चांसलर। वाइस चांसलर जो है उसकी अध्यक्षता करेंगे समारोह की। कब करेंगे, अगर कुलाधिपति नहीं है तो, अगर वो हैं तो वही करेंगे। आगे देखिएगा, प्रतिकुलपति प्रो वाइस चांसलर किसकी सिफारिश पर नियुक्त होते हैं। जैसे जो प्रतिकुलपति हैं, जब उनकी नियुक्ति की जाती है तो सिफारिश इनके लिए कौन करता है। सिफारिश का मतलब यहाँ पर समझ लीजिएगा क्या होता है। सिफारिश का मतलब है कि जैसे कार्य परिषद है, उनके कुछ सीनियर मेंबर होते हैं, ठीक है, जो सीनियरिटी लेवल में क्रम से चलता है वहाँ पर, कि जो हर चीज़ में हो, एक्सपीरियंस हो उनको काम करने का, उम्र भी उनकी ज़्यादा हो, हर चीज़ को देखा जाता है। तो उन्हीं में देखा जाएगा उनकी सिफारिश, मतलब किसी पर्सन की सिफारिश की ये इसके काबिल हैं और योग्यता देखी जाती है। फिर जो है प्रतिकुलपति के लिए नियुक्त करने के लिए सिफारिश किया जाता है। वही पूछा जा रहा है कि प्रतिकुलपति को नियुक्त करने के लिए सिफारिश कौन करेगा, कौन बताएगा कि ये व्यक्ति सही है, इसकी क्वालिफिकेशन ठीक है, इसको प्रतिकुलपति बना देना चाहिए। सुनिएगा ऑप्शन नंबर ए है कुलपति यानी चांसलर। यहाँ पे बार बार से मिस्टेक हुई है गलती से, ठीक है, यहाँ चांसलर नहीं है, कुलपति जहाँ भी लिखा है यहाँ वाइस चांसलर होगा। आप लोग समझ रहे हैं, हो सकता है ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे वाइस चांसलर होगा। ठीक है, अब तो आप लोग समझ चुके हैं ना कि ये वाइस चांसलर होता है। आगे देखेंगे तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है कुलपति, ऑप्शन नंबर बी है कुलाध्यक्ष, और जो है ऑप्शन नंबर सी है कुल सचिव, और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी है। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो जो प्रतिकुलपति है, मतलब प्रो वाइस चांसलर के लिए सिफारिश कौन करता है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा कुलपति।
मतलब वाइस चांसलर के द्वारा किया जाएगा सिफारिश प्रो वाइस चांसलर का। ठीक है, यहाँ पर वाइस चांसलर होगा। ठीक, मैं फिर से कह रही हूँ कि इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये गलती हो जाती है कभी कभी। आगे देखेंगे 22 क्वेश्चन नंबर को देखिएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास होती है। जैसे आप जब संविधान पढ़ते हैं तो जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है ना, तो उसको भी बुलाया जाता है। उसका पावर किसके पास होता है, पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन। तो ये भी एक क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है कि जो कार्य परिषद है, विद्या परिषद और वित्त परिषद, इन तीनों परिषदों के बारे में मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो दे दी है, बताया भी है कि क्या होता है। तो इनके अधिवेशन को बुलाने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन सुनिएगा। पहला है आपका वाइस चांसलर मतलब कुलपति, दूसरा है कुल सचिव, तीसरा ऑप्शन है प्रति कुलपति और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है जो कि उनके पास पावर है अधिवेशन को बुलाने का। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, 22 का आपको बताना है। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कुलपति। ठीक है, कुलपति राइट आंसर होगा। आइए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। प्रति कुलपति यानी प्रो वाइस चांसलर जो हैं पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे या नहीं होंगे, आपको बताना है। यही चीज़ जैसे मैंने अभी ऊपर बताई थी आपको। ठीक है, अब कुलाधिपति के लिए बताई थी और यहाँ पर क्या है, प्रति कुलपति मतलब प्रो वाइस चांसलर के लिए पूछा जा रहा है कि अगर उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो वो दोबारा नियुक्त हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर बी हाँ हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है कोई निश्चित नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कि क्या सही होगा। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हाँ ये हो सकते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति प्रतिकुलपति बनाया गया है तो वो दोबारा अपने पद पर आ सकता है, दोबारा वो उसको नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन जो नीचे लिखा है इसी से रिलेट करता हुआ है, दोनों क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि प्रति कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है, मतलब रिटायरमेंट एज क्या है प्रो वाइस चांसलर की। प्रति कुलपति जो है कब कितने उम्र पर जो है रिटायर होंगे। सुनिएगा, ऑप्शन 60 वर्ष होना चाहिए, मतलब ईयर के हों वो, या 62 ईयर, 63 ईयर या 65, क्या होगा आपको बताना है। तो 24 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65 वर्ष, यानी 65 वर्ष जो है अगर उम्र हो चुकी है इनकी तो वो रिटायर हो जाएंगे, इनका समय पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न आ रहा है कि ये पुनर्नियुक्त होंगे या नहीं होंगे, तो ये पुनर्नियुक्त तब होंगे जब अगर पता लगा कि ये मान लो कि मान लीजिए 64 ईयर है और इनको किसी कारण बना दिया गया है प्रतिकुलपति और इनका वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है अभी कि ये पूरा इन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया, लेकिन इनकी उम्र पूरी हो गई तो ये पहले ही रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, जो लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है और उस चीज़ को समझते हैं तो वही सारी चीज़ें यहाँ भी लागू होती हैं। ये भी तो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है, उसमें जो लोग हैं जब वो हटेंगे नहीं तो नया आएगा कैसे, किसी को मौका कैसे मिलेगा। तो इसी वजह से सारे नियम कानून है, इसी को आपको जानना है और जो इम्पोर्टेंट है मैं बता ही रही हूँ। आइए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। संकायाध्यक्ष कितने वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। जो संकायाध्यक्ष होते हैं मतलब कई संकाय होते हैं, कई फैकल्टीज़ होती हैं, तो उनके अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। वही पूछ रहा है कि वो कितने वर्ष के लिए होते हैं। ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन पहला है 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष और ऑप्शन डी है 7 वर्ष। कितने वर्ष के लिए संकायाध्यक्ष को जो है नियुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज की सीरीज़ में मैंने केवल 25 क्वेश्चन ही रखे थे। इतने ही क्वेश्चन टाइम की अभाव के कारण इतने ही बन पाए थे कुल मिला के, तो ये चीज़ें मैंने दी। कोशिश करेंगे कि अभी आपको और मैं प्रैक्टिस 1-2 सेट का कराऊं इसी तरीके से क्वेश्चन देकर। बाकी थ्योरेटिकल भी चीज़ें आपकी बाकी होंगी तो उसको भी मैं कराऊंगी। देखिए, अगर आपने जब ये क्वेश्चन आज देखे होंगे पूरे 25 जितने भी मैंने किए हैं, इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो आप थ्योरी में पढ़े होंगे, लेकिन जब आप उसको अच्छे से समझे होंगे तभी यहाँ पर इसके मतलब समझ में आ रहे होंगे। तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न ये हो सकता है। ठीक है, तो बाकी आप अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहिएगा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या किसी को पढ़ने का बहुत मन कर रहा होगा तो गूगल से डाउनलोड कर ले, आपको पेज मिल जाएंगे उसके और आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं थ्योरी चीज़ें चाहे अपने से। तो ठीक है,
तो आपकी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो पूछ लीजिएगा। एक बात और है, इस पीडीएफ में जो मिस्टेक हुई है एक दो, उसको करेक्ट करके आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। एक बात और है, कुछ नए अभ्यर्थी अगर जुड़ रहे हैं वो पूछते हैं टेलीग्राम, देखिए टेलीग्राम बताने वाली चीज़ नहीं है, अगर आप खोजना चाहते तो आपको मिल ही जाता। हर एक वीडियो में टेलीग्राम लिंक होता है, इसलिए क्योंकि आपकी हेल्प हो, आप वहाँ से जाके मटेरियल लेके पढ़ सकें, ठीक है। तो वो वहीं पर आपको मिल जाएगा, एग्ज़ाम मेडिसिन हब के नाम से मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नई टॉपिक के साथ फिर जल्द मिलेंगे। तैयारी कंटिन्यू जारी रखें। जय हिंद।